हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा बुक का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे यूपी पीसीएस के लिए। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या हाई कोर्ट का आरओएआर हो या आयोग का जो आरओएआर होगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। दूसरा है, चंदोदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, ये भी सही है। फिर है, कालीबंगा से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, तो हल्की आकृति का खिलौना बनावली से मिला है, कालीबंगा से नहीं। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं, तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे नहीं, असत्य पूछा है, ऑप्शन सी। फिर है, सुतकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अधिक बहस मत करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ के दौरान गार्गी से ऐसा कहा था, यह वर्णन किस ग्रंथ में है? ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा कहा था याज्ञवल्क्य ने? यह है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी। किस स्थान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है? इसमें दिया है स्वाद घाटी, पुष्प कलावती, तक्षशिला, बामियान। तो इसमें से बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को भारत आगमन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले कौन आया था, फिर कौन आया? तो सबसे पहले आया था फायान, फिर आया था ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग, फिर चाऊ जू कुआ। फायान कब आया था? फायान आया था 399 ईस्वी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, उसके टाइम पे आया था फायान। ह्वेनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के टाइम पे, और इसकी एक प्रसिद्ध रचना है सी यू की, और इसने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आया था इत्सिंग, इत्सिंग आया था 673 ईस्वी में, 673 में। फिर बाद में सबसे लास्ट में आया 1225 में चाऊ जू कुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 4231। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन अधिकारियों के नाम लिखे हैं और उनके कार्य। महामात्र लिखा है ग्रामीण जनपदों की देखरेख करने वाला, तो ये गलत है। महामात्र नगरों की देखरेख करता था, ग्रामीण जनपदों की देखरेख करने के लिए रज्जुक का नाम का अधिकारी था। रज्जुक था जो ग्रामीण जनपदों को देखता था, महामात्र नगरों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोष की देखरेख करता था, ये सही है। आटविक वन विभाग का प्रधान था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन होगा केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो इस राजा का नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। ये किस चीज़ को दिखाता है? तो ये दिखाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी को समुद्री व्यापार में, जल यात्रा में बहुत ज़्यादा रुचि थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ गुप्तकालीन अधिकारी दिए हैं, दूसरी तरफ उसके कार्य। गोप्ता इसमें लिखा है सीमांत प्रदेशों के शासक, ये सही है। महादंड नायक इसमें लिखा है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, तो ये गलत है। महादंड नायक जो थे वो, उन्हें न्यायाधीश जो होते थे उन्हें महादंड नायक कहा जाता था, और महादंड नायक इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी, ये गलत है। महादंड नायक न्यायाधीश को कहते थे। महाबलाधिकृत ये सेना का सेनापति होता था। भाट दूत तथा पुलिस कर्मचारी, तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से किसने अद्धा और बिख नामक सिक्के जारी किए? तो अद्धा और बिख जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा शुरू की? तो ये शासक था सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। और इसने एक प्रथा और बंद करवाई थी, कौन सी? मुहर्रम पर जो ताजिया निकाला जाता है उसे बंद करवाया था सिकंदर लोदी ने, और इसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। मीराबाई इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? तो रामकृष्ण परमहंस की समकालीन नहीं थी। तुलसीदास भी इनके टाइम पे थे, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक। और ये किसकी बहू थी? राणा सांगा की बहू थी मीराबाई। किसके घर पे इनका जन्म हुआ था? रतन सिंह राठौर के घर पे, और ये राणा सांगा की बहू थी। राणा सांगा के बेटे के साथ इनकी शादी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पुस्तकें और लेखक। शाहनामा फिरदौसी की रचना है, रेहला इब्न बतूता की। तुगलकनामा अमीर खुसरो की। फिर है किताबुल यामिनी, ये अलबुर्नी की नहीं है, ये गलत है। किताबुल यामिनी उतबी की रचना है, उतबी।
और ये अलबर्नी की रचना कौन सी फेमस है? किताबुल हिंद। फिर से एक बार देख लीजिए, शाहनामा, फिरदौसी, रहला इब्न बतूता, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, किताबुल यामिनी, उतबी। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो इनका नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को अकबर बहुत पसंद करता था और इसको एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी? जगत गुरु, जगत गुरु। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग को पहचानिए। दसवंत और बसावन ये चित्रकार हैं, अकबरकालीन ये चित्रकार हैं, सही है। फिर है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला कौन था? फारूक बैग। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बैग था, ये सही है। फिर है, नादिर उल उस्र की उपाधि ये उस्ताद मंसूर को दी गई थी, ये भी सही है। फिर है, जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष कौन था? इसमें लिखा है अबुल हसन, ये गलत है। जो जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष था, आगरा में बनी थी ये, इसका अध्यक्ष था अक्का रिजा। क्या नाम था उसका? अक्का रिजा। और ये कहाँ का था? हेरात से आया था ये, हेरात से। नेक्स्ट है, किस परवर्ती मुगल सम्राट का उपनाम शाह बेखबर था? तो शाह बेखबर था बहादुर शाह प्रथम का नाम, बहादुर शाह प्रथम का नाम था शाह बेखबर। और जहांदार शाह को क्या कहते थे? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहते थे जहांदार शाह को। शाह बेखबर किसे कहा जाता था? तो शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। मोहम्मद शाह को क्या कहते थे? मोहम्मद शाह को रंगीला बोलते थे, रंगीला। नेक्स्ट है, सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी? तो सूरत की संधि थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। और ये सूरत की संधि हुई कब थी? 1775 में, रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में। मराठा काल की एक और संधि फेमस है, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1882 में हुई थी अंग्रेज़ों और महादजी सिंधिया के बीच में। महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में सालबाई की संधि 1882 में। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था जो 1767 में शुरू हुआ था? लॉर्ड वेरेलेस्ट, लॉर्ड वेरेलेस्ट ये था पहले में। दूसरे में हो गया हेस्टिंग। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 में शुरू हुआ था, कॉर्नवालिस था उसमें। चौथे में वेलेस्ली था 1799 में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शासक जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायक संधि को अस्वीकार किया और अंग्रेज़ों के समक्ष समर्पण नहीं किया, ये कौन था? ये थे रणजीत सिंह, जो पंजाब के सिख शासक थे, रणजीत सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया था और अंग्रेज़ों के समक्ष समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन थे? तो ये थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और ये बक्सर कहाँ पे है? बिहार में, यहाँ पे युद्ध हुआ था। इसमें अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। कौन कौन था एक तरफ? मुगल सम्राट था, मोहम्मद कासिम था और अवध के नवाब थे। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है वायकोम सत्याग्रह, ये किसने शुरू किया था? नारायण गुरु ने। और गुरुवायूर सत्याग्रह से रिलेटेड कौन है? केलप्पड़। आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित कौन है? तो यही वाला गलत है। आत्मसम्मान अभियान जो है आंदोलन, ये ईवी रामास्वामी ने चलाया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 में। तो यही वाला गलत है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने शुरू किया था। फिर से एक बार देख लीजिए, वायकोम सत्याग्रह नारायण गुरु, और गुरुवायूर सत्याग्रह केलप्पड़, और फिर आत्मसम्मान आंदोलन ये ईवी रामास्वामी नायकर, फिर है हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है, इसमें तीनों शामिल हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलंग भी, बदरुद्दीन तैयबजी। उपयुक्त सभी ऑप्शनों का डी। और ये कब स्थापना हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की? 1885 में। और इसका काम था राजनीतिक चेतना को जागृत करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में, एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए। और इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
स्वदेशी आंदोलन के स्थान और उनके नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही युग्म का मिलान कीजिए। तो सैयद हैदर रजा, इन्होंने स्वदेशी का जो प्रचार किया था दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने मद्रास में किया था। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब में किया था। हरि सर्वोत्तम राव ने आंध्र प्रदेश में। फिर से देख लीजिए, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ये मद्रास में, लाला लाजपत राय पंजाब में, हरि सर्वोत्तम राव ये थे आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा सी, 4231। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं? तो ये थे लाला लाजपत राय ने कहा था साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म संघ निम्नलिखित में से किसका संगठन है? तो ये है चापेकर बंधु। किसका संगठन है? हिंदू धर्म संघ निम्नलिखित में से किसका संगठन है? चापेकर बंधुओं का। और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और ये जो अश्विनी कुमार दत्त हैं, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्य बांधव समाज की स्थापना की थी। आर्य बांधव समाज एक ही जैसे नाम है। फिर रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, उन्होंने जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला और युवा अवस्था में इन्होंने वायसराय के ऊपर बम भी फेंके। वह क्रांतिकारी कौन था? इनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और इन्होंने ही 1912 में बसंत विश्वास जो थे उनके साथ मिलके लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दजला फरात का मैदान, ये इराक में है। दजला फरात का मैदान इराक में है। इरावदी नदी का मैदान म्यांमार में है। मीनाम का मैदान ये है थाईलैंड में। मीनाम का मैदान थाईलैंड में है। यहाँ पे बांग्लादेश लिखा है, ये गलत है। ऑप्शन होगा सी। ह्वांगहो का मैदान चीन में है। तो बाकी सभी सही है। दजला फरात इराक में, इरावदी का मैदान म्यांमार में, मीनाम का मैदान है थाईलैंड में, ह्वांगहो का मैदान चीन में। एशिया में कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है? तो यह है भारत का। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे चीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्चावचों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण लगाना है तो सबसे पहले कौन सी रेंज आएगी? पहले हिंदू कुश पर्वत, फिर है सुलेमान श्रेणी, फिर किरथर श्रेणी, फिर बलूचिस्तान का पठार। और ये सभी कहाँ हैं? पाकिस्तान में। फिर से देख लीजिए एक बार, उत्तर से दक्षिण हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान श्रेणी, किरथर श्रेणी, बलूचिस्तान का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में तारबेला बांध परियोजना स्थित है? तो तारबेला बांध परियोजना है पाकिस्तान में। सिंधु नदी पे बनाई गई है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तारबेला बांध परियोजना पाकिस्तान में सिंधु नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो ये देश है नेपाल। जल विद्युत की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा क्षमता किसके पास है? नेपाल के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्चावचों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएगा, ये सभी जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसके पर्वत है। हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है, तो पटकाई बूम सबसे उत्तर में, फिर नागा आएगा, फिर चिन, फिर अराकान योमा। पटकाई बूम, फिर नागा, फिर चिन, फिर अराकान योमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? तो मिस्र संलग्न है लाल सागर से, सूडान है, एरिट्रिया है, लीबिया नहीं है। तो लाल सागर से सटे हुए कौन कौन से देश हैं? मिस्र, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, ये सभी अफ्रीका के देश हैं जो कि लाल सागर से संलग्न हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नहर दी है, दूसरी तरफ ये किसे जोड़ती है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है यूरोप में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। फिर है सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। जो ग्रेट लेक्स हैं पांचों अमेरिका में, और वहाँ पे है सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में। स्वेज नहर भूमध्य सागर और अरब सागर, तो यहाँ पे यही गलत है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन सी। भूमध्य सागर और लाल सागर होना चाहिए था। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। एबिसिनियन पठार कहाँ स्थित है? एबिसिनियन है इथोपिया में, सही है ये। फिर है बोगोटा पठार कोलंबिया में है, तो यही गलत है। बोगोटा पठार कोलंबिया होना चाहिए था यहाँ पे। फिर है लॉरेंसिया पठार, ये कनाडा में है, सही है। मेसेटा पठार स्पेन में। फिर से देख लीजिए, एबिसिनियन पठार इथोपिया में, बोगोटा पठार कोलंबिया में, लॉरेंसिया पठार कनाडा में, मेसेटा पठार स्पेन में। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैक्सिको यहाँ पे एक फेमस पठार है जिसका नाम है चियापास पठार, चियापास, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुर्की किन के मध्य स्थित है? तुर्की इनमें से किन के मध्य स्थित है? तो ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर। और इन्हें जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है, काला सागर और भूमध्य सागर को? तो यह है बास्फोरस की संधि, बास्फोरस की जल संधि इन्हें जोड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है पहला वाला। फिर है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये वाला गलत है। जो हिमालय की उत्पत्ति है ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली, विंध्य श्रेणी, शिवालिक, अन्नामलाई। तो इसमें से सबसे नई है शिवालिक श्रेणी, हिमालय से संबंधित है। हिमालय के सभी जो भाग हैं वो सबसे नवीन है। निम्नलिखित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण अरेंज करना है तो सबसे पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? यहाँ भी उत्तर से दक्षिण अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगी, साउथ की हैं सभी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। फिर से देख लीजिए, नल्लामलाई सबसे पहले आएगी, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। नेक्स्ट है भारत के दर्रे एवं उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तुजू दर्रा कहाँ है? तो तुजू इसमें लिखा है सिक्किम, तो यही गलत है पहला वाला। तुजू कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर में है तुजू। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, पारंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। फिर से देख लीजिए, तुजू दर्रा मणिपुर में है, काराकोरम लद्दाख में, पारंगला ये है हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में। लद्दाख के इंपॉर्टेंट कौन कौन से दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? खारदुंगला है लद्दाख में, काराकोरम है लद्दाख में, जोजिला है लद्दाख में, चांगला है लद्दाख में। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, बनिहाल है। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें से जो पारादीप है ये पश्चिमी तट पर नहीं है, ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और कांडला कहाँ है? कांडला है गुजरात में। उडुपी है कर्नाटक में। जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो पारादीप होगा उड़ीसा में, पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है मुंबई एवं थाड़े निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित हैं? तो ये है सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई और थाड़े। और ये पिरम द्वीप जो है, पिरम कहाँ पर स्थित है? पिरम है खंबात की खाड़ी में। और सालसेट पे हो गया मुंबई थाड़े। वाइपिन पे, वाइपिन कहाँ है? तो वाइपिन है कोच्चि के पास। एलिफेंटा द्वीप ये है जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे थोड़ी दूर पर स्थित है, एलिफेंटा द्वीप। वाइपिन हो गया कोच्चि केरल में, सालसेट पे मुंबई और थाड़े है। पिरम कहाँ है? तो पिरम है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है, तो ये सही है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और ये हिंदू धर्म को मानती है लेकिन दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये अपने आप को किरात वंश का कहती है, किरात। और नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो ये गलत है दूसरा वाला। जौनसारी जनजाति है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास करने वाली जनजाति है और ये खेती करती है इसलिए स्थायी है। और यहाँ पे बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है जौनसारी में, तो ये ऋतु प्रवास नहीं करती इसलिए गलत है। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति की है, तो भोटिया भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। जो भोटिया है ये ऋतु प्रवास करती है, जौनसारी नहीं करती। दूसरा वाला गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन केवल 2।
नेक्स्ट है जनजाति एवं उनके निवास स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सहरिया जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। कुरुबा कर्नाटक में पाई जाती है। रियांग कहाँ पाई जाती है? तो रियांग इसमें लिखा आंध्र प्रदेश, ये गलत है। रियांग त्रिपुरा में पाई जाती है, तो इसलिए ये गलत है, ऑप्शन सी होगा। शैम्पेन ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान में और कौन कौन सी पाई जाती है? जारवा, ओंगे, सेंटेनली और शोम्पेन। शोम्पेन जो हो गया ये अंडमान में पाई जाती है। इसके अलावा जारवा, ओंगे और सेंटेनली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी है? शिवनाथ है, हंसदेव है, ईब है। इसके अलावा तेल है, मांड है। शिवनाथ है, हंसदेव है, ईब है, तेल है, मांड है। और ये जो भवानी है ये कावेरी की सहायक नदी है, भवानी। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन है वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। तो ये सही है पहला वाला। फिर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भाग नहीं है, ये भी सही है। फिर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक की जमा बीमा सुविधा का लाभ मिलता है, तो ये गलत है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की जो जमा बीमा सुविधा होती है 5 लाख रुपए, उसका लाभ नहीं मिलता है, जबकि जो बैंक जमा होती है उसे यह सुविधा प्राप्त होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान हेतु चेक नहीं जारी कर सकती, ये भी सही है। ए, बी और डी सही है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन होगा सी, ऐसे तो चूज़ करना था। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा घोषित यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग की अवधि क्या है। तो यह है 2019 से 2028 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। क्या किया गया है? तरलता समायोजन सुविधा का प्रारंभ नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर कब किया था? 1999 में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह है टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित, ऑप्शन बी। और इसके अंतर्गत 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गिग अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। तो निम्न कौशल युक्त मानव संसाधन ये इसमें गिग अर्थव्यवस्था में, गिग इकोनॉमी में नहीं होता है। अस्थायी रोजगार होता है इसमें, फ्रीलांस श्रम बल होता है, अल्पकालिक रोजगार होता है गिग इकोनॉमी में। इसमें कोई जो स्किल्ड व्यक्ति होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी कंपनी के लिए काम कर सकता है, किसी के लिए काम कर सकता है, उसके बाद वो चेंज कर लेता है। जब उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो कहीं और चला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन इसे फ्रीलांस भी करते हैं, देख लीजिए ऊपर वाला। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में क्या सत्य है। पहला, इस योजना का प्रारंभ सन 2014 में किया गया, ये सही है। और फिर दूसरा है इसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो यही गलत है। इसका जो क्रियान्वयन है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें न्याय और अधिकारिता की बात कहाँ से आएगी। नेक्स्ट है 6 माह तक जनधन खातों के संतोषजनक परिचालन पर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है, ये सही है। फिर है इस योजना में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो था वही इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट चूज़ करना था। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। गिल्ट एज मार्केट किस प्रकार की प्रतिभूतियों का बाजार होता है। तो ये होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्या नाम है इसका, गिल्ट एज्ड मार्केट। इन्हें उत्कृष्ट बाजार भी कहा जाता है, मतलब अच्छे बाजार जिसमें किसी तरह का जोखिम नहीं होता है। नेक्स्ट है देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनएक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाता है, BSE के द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो इनमें से जो फिच है ये भारत की नहीं है, केयर भी भारत की है, ब्रिकवर्क्स
और इन्फोमेरिक्स, ये भी भारत की, तीनों भारत की हैं, फिच भारत की नहीं है। नेक्स्ट है, और इनके अलावा कुछ और है जो है, क्रिसिल भी है जो भारत की है, इक्रा है भारत की, और इसके अलावा जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, स्मेरा, ये सभी भारत की हैं। भारतीय नीति के संबंध में कह सकते हैं, पहला है राजकोषीय नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। भारतीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का संचालन जो है वो बजट नीति से होता है, मतलब सरकार करती है, और जो मौद्रिक नीति होती है उसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो ये गलत है। दूसरा है राजकोषीय नीति का प्रभाव मौद्रिक नीति की तुलना में तात्कालिक होता है, ये सही है, दूसरा वाला सही है। राजकोषीय नीति होती है इसका प्रभाव तात्कालिक होता है, मौद्रिक नीति धीरे धीरे काम करती है। फिर है मंदी से निपटने में राजकोषीय नीति प्रायः विफल रहती है, तो ये गलत है। राजकोषीय नीति जो होती है वो जल्दी से काम करती है, तो इसलिए विफल नहीं रहती। फिर राजकोषीय नीति का प्रभाव मौद्रिक नीति की तुलना में सीमित होता है, ये भी गलत है, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है राजकोषीय नीति का मौद्रिक नीति की तुलना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुपातिक कर प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है? तो यह है आय में परिवर्तन के साथ कर की स्थिर दर, आय के परिवर्तन के साथ कर की स्थिर दर या आनुपातिक कर प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है, क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से, वस्तु एवं सेवा कर से यानी जीएसटी से। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो जारी की जाती है WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इस बार इंडिया की रैंक क्या थी? 43। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में इंडिया की रैंक 2021 में थी 43। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित पिनाका क्या है? तो पिनाका है एक रॉकेट, DRDO ने बनाया है पिनाका रॉकेट को, और ये कितनी दूर तक लक्ष्य को भेज सकता है? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर लक्ष्य को भेज सकता है पिनाका रॉकेट। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए छात्रों के लिए यूनिटैब योजना प्रारंभ की गई है? तो ये लद्दाख के द्वारा प्रारंभ की गई यूनिटैब योजना। 6 से 12 साल जो 12वीं तक के बच्चे हैं, 6 क्लास से 12 क्लास के बच्चों के लिए ये जारी की गई है। इससे छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, वीडियो व्याख्यान मिलेंगे, मतलब वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन है ये यूनिटैब, लद्दाख में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, महामारी के दौरान जागरूकता प्रसारण हेतु किस शहर द्वारा अपनी एक सड़क का नाम कोविसेफ रोड किया गया है? ये सड़क कहाँ? मध्य प्रदेश, इंदौर में एक सड़क का नाम कोविसेफ रोड रखा गया है। जून 2021 में किस राज्य के द्वारा स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की गई? तो स्मार्ट किचन योजना शुरू हुई है केरल में, ऑप्शन बी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली विश्व की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हॉरेल हबर्ड किस देश की नागरिक हैं? तो ये न्यूजीलैंड की नागरिक हैं, लॉरेल हबर्ड। नेक्स्ट है, ये किस मतलब किस वर्ग से खेली थी? 87 प्लस, जो 87 प्लस किलोग्राम वर्ग था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया था एजेस बाउल साउथहैम्पटन में, एजेस बाउल साउथहैम्पटन में खेला गया, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, इंग्लैंड में। साउथहैम्पटन कहाँ है? इंग्लैंड में। फिर फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन रही हैं? तो इनका नाम है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ऑप्शन सी। ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की है। इन्होंने हराया है रशियन अनास्तासिया पावल्यूचेंकोवा को। कौन जीती है? बारबोरा। कहाँ की है ये? चेक गणराज्य की। फ्रांस ओपन जो है इसे जीती है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ द फेम सूची में शामिल किया गया? तो इनका नाम है वीनू मांकड़, इन्हें ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2021 में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ये हिमाद्री। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में।
निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है, ये एक सोशल साइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एल्केन और एल्कीन एल्काइन, मतलब बेसिकली दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, असंतृप्त में आता है एल्केन और एल्काइन। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के ऊपर भाप की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जाती है। जब CO तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जब CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो बनती है भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से भाप अंगार गैस बनती है। और प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो प्रोड्यूसर गैस बनती है। सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और इंडस्ट्रियल गैस कौन कौन सी होती हैं? तो C2H2 होती है, O2 और मीथेन, ये सभी इंडस्ट्रियल गैसें हैं। ईंधन गैस क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन गैसों को शामिल किया जाता है ईंधन गैसों में। तो ये भाप अंगार गैस में कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। तो ये वाला सही है। फिर है हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना और फिसलनशील होता है। फिर है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो ये वाला गलत है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक नहीं होता है, ये सुचालक होता है, तो ये गलत है। फिर है शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है, तो ये सही है, तीसरा वाला सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे केवल 2 सत्य नहीं, ऑप्शन होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट है घूर्णन गति करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी बाह फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे G से डिनोट करते हैं का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 ये G का मान होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g होता है उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर की पावर -2 मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, कब शून्य होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ये प्रक्रिया है ध्रुवण। ध्रुवण जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है। फिर है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? ऑक्सीजन रहित मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो प्रवाह होता है महाशिरा में, ऑप्शन डी। महाधमनी में भी ऑक्सीजन युक्त होता है, फुफ्फुस शिरा में भी, बाएं आलिंद में भी। और ये एक बात बताइए कि जो हृदय होता है हमारा, तो उसके बाएं साइड शुद्ध रक्त बहता है या दाहिने साइड? नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में वैसे लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? लाल पांडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो ये सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ये इसी क्षेत्र पर क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे बांस के वृक्ष पाए जाते हैं और ये अपना अधिकांश भोजन जो है बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, सही है। इसकी स्थापना वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के बाद की गई थी। तो 1873 के बाद की गई थी किसकी स्थापना? IMO की, जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है उसकी स्थापना की गई थी वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद।
तो ये वाला गलत है, दूसरा वाला। फिर है WMO द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की जाती है, तीसरा वाला सही है। और इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो एक तो हो गया स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के हिस्से हैं, तो ये करेक्ट है। फिर है हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। फिर है जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाना है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे कौन से करेक्ट होगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी बनेगा, तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, केवल पहला यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, पहला वाला भी गलत है, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित करना ये इसका कार्य है, भोजन का संचय करना भी इसका कार्य, कांटे के रूप में परिवर्तित होकर रक्षा करना भी पत्ते का कार्य है। फिर है खाद्य और जल का चालन, ये इसका काम नहीं है, ये किसका काम है, जाइलम और फ्लोएम का काम है। नेक्स्ट है भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान किस वर्ष अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 1983 में। भारत का पहला राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 1983 में अपनाया गया। नेक्स्ट है चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। फिर है विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु है, ये भी सही है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है इसे, तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है, संवेदनशील की, तो यहाँ पे केवल इसमें सही नहीं पूछा है, तो केवल तीसरा सही नहीं है। भारत में चीता नहीं पाया जाता है, ये अफ्रीका और ईरान के कुछ पार्ट में पाया जाता है। ओजोन विघटनकारी क्षमता के आधार पर पदार्थों का सही अवरोही क्रम चुनें, तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो विघटित करता है ओजोन को वो है CFCs, उसके बाद हेलोन्स का नंबर आता है, फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 कहते हैं, फिर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म जिसे CH3 CCl3 कहते हैं, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का नंबर आता है CH3Br, फिर HCFCs का नंबर आता है, फिर HFCs का नंबर आता है। इसमें जो जो दिया है उस हिसाब से पहले CFC आएगा, फिर इसमें हेलोन्स आना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड आना था, लेकिन वो सब नहीं है, हम डायरेक्ट HCFCs लिखा है, उसके बाद आता है HFCs, तो यहाँ पे सही क्रम जो होगा वो होगा C। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे CFC के बाद मिथाइल ब्रोमाइड आ गया है, पहले हेलोन्स आना था इसलिए गलत है, फिर हेलोन्स के बाद यहाँ पे HCFCs आ गया है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड आया है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि हेलोन्स के बाद पहले CCl4 आना चाहिए था, और यहाँ पे CFCs के बाद HFCs आया है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड आया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड HFCs से पहले आना चाहिए था, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल में, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, देखिए एक जैसे नाम है, वन प्रबंधन भोपाल में, सर्वेक्षण वाला काम देहरादून में होता है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो ये है नागपुर में, पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। फिर केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये कोलकाता लिखा है, ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में है, बरेली में इज्जत नगर में है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, सही है। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये गलत है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, यहाँ 29 जुलाई लिखा है, ये गलत है। 29 जुलाई को बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जीव भार पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन गलत है, पहला है यह पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में बताता है, तो ये वाला सही है। फिर है जीव भार पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये गलत है, ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है।
घास और वन जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सीधा बनता है। अगर उल्टे की बात करें तो उल्टा कहाँ बनेगा, किसी जल पारिस्थितिकी की बात की जाए तो वहाँ पे उल्टा बनता है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड उल्टा बनेगा, ये सही है। फिर है वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बनते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे गलत चूज करना था, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के अभिसूचक हैं, तो ये सूचित करते हैं वायु प्रदूषण को, ऑप्शन ए। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है, तो सबसे ऊंचाई पर है नामदफा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा गलत है, तो नामदफा कहाँ पर है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और इसमें से कौन कौन सा था, इसमें काजीरंगा असम में है, बोर कहाँ है, तो बोर है महाराष्ट्र में, और इसके अलावा ये नागार्जुन सागर यह है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा गलत है, पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी, तो ये सही है। फिर है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, गलत है। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। और जो वन्यजीव कोष है, विश्व वन्यजीव कोष, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तीसरा कथन है यह एजेंसी पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी, सही है। ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा होगा, बी वाला, जो है यूएनईपी का मुख्यालय केन्या में है। और कहाँ केन्या में है, ये सही है। और इसमें लिखा है स्विट्जरलैंड, तो वो गलत हो गया। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी एरोसोल वायुमंडल के तापमान में शुद्ध वृद्धि करते हैं, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। जो ज्वालामुखी एरोसोल होते हैं वो तापमान में वृद्धि भी करते हैं और शीतलन दोनों करते हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप में होता है वो वायुमंडल का शीतलन का प्रभाव होता है, शीतलन का। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि एवं शीतलन दोनों ही प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो ये वाला गलत था पहला वाला, क्योंकि ये शीतलन करता है। फिर है दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये सही है। दूसरा वाला सही, केवल 2 होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इमली जो होती है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सही है। नींबू प्रजाति में साइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, अंगूर इसमें ऑक्जेलिक अम्ल लिखा है, तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ये वाला गलत है। इमली में टार्ट्रिक, अंगूर में भी टार्ट्रिक, नींबू में साइट्रिक और सेब में मैलिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण है हरित लवक से होता है, इसके लिए जिम्मेदार। फिर है खनिज उद्ग्रहण, ये जीव द्रव्य कला। फिर है श्वसन सूत्र कणिका। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये राइबोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए का 2, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, पहला एल्गोलॉजी, इसमें लिखा है घासों का अध्ययन, ये गलत है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन करता है। एंथोलॉजी ये पुष्पों का अध्ययन करता है, इसलिए ये भी गलत है। एल्गोलॉजी शैवालों का, एंथोलॉजी पुष्पों का, डेंड्रोलॉजी ये वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करता है, ये सही है। तो तीसरा वाला करेक्ट होगा। साइटोलॉजी आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, भी सही है। ये गलत है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, कोशिका का अध्ययन करता है, गलत है ये। यहाँ पे केवल तीसरा सही, डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करता है। एल्गोलॉजी शैवाल का, एंथोलॉजी पुष्पों का, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो इसमें उत्पाद जो होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए। कौन सा कवक बीजों पर संग्रहित होकर कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है, तो ये है एस्परजिलस फ्लेवस। निम्न में कौन सही सुमेलित है, तो इसमें एलिएसी ये लिखा सरसों, तो एलिएसी ये लहसुन प्याज से संबंधित है। म्यूजेसी ये सही है, केला से संबंधित है। केला म्यूजेसी कुल का होता है। फिर है ग्रेमिनी गलत है। ग्रेमिनी जो है ये गेहूं से संबंधित है। फिर है मालवेसी
मालवेसी, कपास और भिंडी से संबंधित होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सही है केवल बी। स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो ये होते हैं लाइसोसोम में। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। तो ये सही है। फिर है, यह वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। तो ये गलत है। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिनाका क्या है? यह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। फिर है अर्जुन, यह है युद्धक टैंक। बराक क्या है? ये एक मिसाइल है। यहाँ पे लिखा है युद्धपोत, ये गलत है। बराक एक मिसाइल है जो इजराइल से प्राप्त हुई है इंडिया को 2003 में। फिर है तेजस, ये लड़ाकू विमान है। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर लंबित विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो पहला लिखा है, लोकसभा में लंबित कुछ विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। तो ये गलत है। अगर लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा में लंबित जो विधेयक होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त हो जाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पारित हो गया है, अभी लोकसभा में नहीं हुआ है, तो जब दूसरी लोकसभा बनेगी तो उसमें वो भेजा जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है? दोनों असत्य है। ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? 98 संसद का सचिवालय। 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 का जो पार्ट 1 है वो सभापति या अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है, उससे संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 102, ये संसद सदस्यों की निर्भरताएं, इनसे संबंधित है। फिर है 105 संसद का विशेषाधिकार। 105 ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सत्य कथन है कौन सा है? इसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तो ये सही है पहला वाला। फिर है, इसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ये सही है। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है। तो ये गलत है। ये भारत सरकार की संचित निधि से क्यों लेगा? राज्य की जो संचित निधि होती है उससे लेगा ना। तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है केवल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन कौन सा है? इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। ये सही है पहला वाला, संसद बनाती है या ख़त्म करती है विधान परिषद को। फिर है 21 आर्टिकल के अंतर्गत 169 के। फिर है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ 2/3 नहीं होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो दूसरा वाला गलत है। फिर है, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ये वाला सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? पहला और तीसरा। विधान परिषद में चुनाव कैसे होता है? तो 1/3 विधानसभा से लिए जाते हैं और 1/3 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से लिए जाते हैं, 1/12 स्नातक द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा, फिर 1/6 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 से। 339 का का दिल्ली से संबंधित है। 339 का खा जो है ये संबंधित है पुडुचेरी के प्रशासन से। फिर है 371 का घा, ये घा संबंधित है किसे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं इसमें। और 371 का का जो है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। तो ये इनकरेक्ट है, इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं है। और ये जब पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो इस्तीफा देना पड़ता है सरकार को। फिर दूसरा, यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ये वाला गलत है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो त्यागपत्र नहीं देना आवश्यक होता।
मतलब ये किसी भी एक व्यक्ति, एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, मंत्री समूह के विरुद्ध लाया जा सकता है, या फिर पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है। और इसमें कारण बताना भी अनिवार्य होता है। और ये अगर पारित हो जाए तो त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। अगर अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसमें त्यागपत्र देना होगा। तो यहाँ पे दोनों गलत है, ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेती है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। फिर राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। जो उपराष्ट्रपति होता है उनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा से इसका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 आ तक कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कौन कौन से राज्य संविधान के भाग 21 से संबंधित हैं? तो इनमें से कौन कौन से हैं? मणिपुर, तेलंगाना और मिज़ोरम, गोवा, कर्नाटक इसमें शामिल है। त्रिपुरा और मेघालय इसमें नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। और इसमें 5 और 7 शामिल नहीं है, याद रखिएगा। त्रिपुरा, मेघालय इसमें नहीं है। कौन कौन से शामिल है देख लीजिए, भाग 21 में कौन कौन से हैं, किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात एक हो गया, दोनों 1960 में बने थे, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात हो गया। फिर नॉर्थ ईस्ट के देख लीजिए, नागालैंड, असम, मणिपुर और इसके अलावा सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर असम, सिक्किम, मिज़ोरम। और कर्नाटक हो गया एक, गोवा और इधर तेलंगाना। कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक साथ याद कर लीजिए और गोवा, कर्नाटक एक साथ याद कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विदेश जाने का अधिकार। और ये इसमें ये पूछा गया है कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है। तो विदेश जाने का अधिकार आता है, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, आश्रय का अधिकार है, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है। तो पहला, तीसरा, चौथा अधिकार 21 के तहत दिए गए हैं। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपरोक्त में से कौन से अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो इनमें से जो दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 है, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23 में। और भाषण अभिव्यक्ति की आर्टिकल 19 में जितना कुछ है, और ये संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये सब विदेशियों को नहीं प्राप्त है। यहाँ पे होगा दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं कहा जाता है? तो इसमें ग्राम पंचायत गांधीवादी है, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ये भी गांधीवादी है। फिर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, ये भी गांधीवादी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये गांधीवादी वाले में शामिल नहीं है। ये किसमें है? उदार नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें आता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? पहला है इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया था, ये सही है। इन्हें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ये गलत है। इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। फिर है इसका स्रोत सोवियत संघ का संविधान है, सही है। इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सही है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, इसमें लिखा है निर्वाचन की रीति, ये गलत है। निर्वाचन की रीति किस में है? 55 में, 55 में। और 54 में क्या हो गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में होता है निर्वाचन की रीति। और फिर 56 में क्या होता है? पदावधि। फिर है 58 में राष्ट्रपति
निर्वाचित होने की अर्हताएं 58 में है और 60 में है राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान। फिर से एक बार सुन लीजिए, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 55 में उस निर्वाचन की रीति, फिर 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं और 60 में शपथ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, गलत है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। फिर है प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है। अगर कहीं से भी नहीं है तो उसे 6 महीने बाद किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो यहाँ दोनों गलत है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय संविधान का नहीं है? तो इनमें से जो है लिखित संविधान ये संघीय संविधान का लक्षण है, संविधान की सर्वोच्चता भी संघीय का लक्षण है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, आपातकाल जो है आपातकाल की घोषणा ये केंद्र के पक्ष में एकात्मक आ जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, संघीय संविधान का लक्षण नहीं है ये। उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है। फिर है राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, तो ये वाला राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के में विस्तार कर सकती है, ये भी गलत है। अच्छा, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है इनमें से, तो एक कथन ये भी है, कोई कथन सही नहीं है, तो पहला भी सही नहीं, दूसरा भी सही नहीं, तीसरा देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य में होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि एक जो हाई कोर्ट होता है वो कई एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है? तो इसमें से जो वेंकट चलैया समिति है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाई गई थी, शीतलवाड़ समिति भी है इसी से संबंधित, राजमन्नार भी इसी से है, राधा कृष्णन समिति का जो संबंध है ये केंद्र राज्य से नहीं है और बाकी का केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए? तो ये किसने किया था? दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी, प्रयोग में शुरू हुई थी। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए? तो यह है 350 का में, 350 का में ऐसा बोला गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मूल अधिकार असीमित हैं एवं वाद्य योग हैं, तो वाद्य योग तो है मूल अधिकार लेकिन असीमित नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है मूल अधिकार न्यायोचित हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुविधा प्रदान की जाती है इन्हें, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा है मूल अधिकार स्थायी हैं, इनमें कमी या कटौती संभव नहीं है, तो ये गलत है, इसमें कटौती कमी संभव है, तो फिर यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा? असत्य कथन चूज करना। असत्य कथन कौन सा है? पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा है ये, मेरठ वाले एरिया में आता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ जनपद। सहरिया जनजाति कहाँ पे है? सहरिया है ललितपुर में। फिर है अगरिया, अगरिया सोनभद्र की जनजाति है। गोंड महाराजगंज की है। थारू गोरखपुर की है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, ऑप्शन होगा बी। और इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था दूसरी भाषा का? 1989 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महोत्सव दिए हैं, दूसरी तरफ कहाँ पे होते हैं? तो 16 कुल ये आगरा का महोत्सव है। कजरी महोत्सव कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद कंपिल। फिर सरधाना महोत्सव मेरठ में होता है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्राचीन नाम और नवीन नाम दिए हैं। पिपरहवा पहले किसे कहते थे? तो कपिल वस्तु को पिपरहवा कहते थे। कपिल वस्तु कहाँ है? सिद्धार्थनगर। ऋषिपत्तन सारनाथ। रामग्राम किसे कहते थे? गोरखपुर को, रामग्राम गोरखपुर। फिर कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता था, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देश दिया है और मुद्रा के नाम।
तो ईरान की मुद्रा क्या है? तोमान। बांग्लादेश की टका। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। मालदीव की रुपया। ईरान की तोमान, बांग्लादेश की टका, फ्रांस की यूरो, मालदीव की रुपया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2143 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा युग में बेमेल है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ की 1961 में, लेकिन देना प्रारंभ हुआ 65 में। तो यहाँ पे 68 लिखा है, यही वाला गलत होगा, बेमेल। ध्यानचंद्र पुरस्कार, ये 2002 में शुरू हुआ था ध्यानचंद। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 1985 में शुरू हुआ था, द्रोणाचार्य 1985। अर्जुन पुरस्कार 1961, जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी तभी अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। और ये ज्ञानपीठ वाला जो है, ये पहली बार किसे मिला था? शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप, मलयालम में लिखते थे, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहला वाला। फिर से देख लीजिए, ज्ञानपीठ 61 में स्थापित हुआ था, 65 से दिया जा रहा है। ध्यानचंद्र 2002 से दिया जा रहा है, द्रोणाचार्य 1985 से, अर्जुन 1961 से। सूचीवन को 2 से सुमेलित कीजिए। पुस्तक दी है, लेखक के नाम ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स है किसकी पुस्तक? हंटर बिडेन की। हंटर बिडेन की पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। माई लाइफ इन फुल वर्क, ये किसकी पुस्तक है? इंदिरा नूई की, माई लाइफ इन फुल वर्क। मी एंड माँ, दिव्या दत्ता की पुस्तक है, मी एंड माँ। फिर है होम इन द वर्ल्ड, ये है अमर्त्य सेन की पुस्तक, होम इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी, 3412। नेक्स्ट है, हाल ही में नगोंजी ओकोंजा इवेला चर्चित रही, इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगोंजी ओकोंजा इवेला को WTO का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये करेक्ट है पहला वाला। फिर है नगोंजी ओकोंजा इवेला विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली अब तक की तीसरी महिला हैं। तो ये जो है पहली महिला हैं अब तक की, नगोंजी ओकोंजा, इसे याद रखिएगा, WTO की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा वाला कथन गलत है क्योंकि इसमें तीसरी लिखा है। कौन सा सत्य है? केवल 1। निम्न में से कौन सा युग में बेमेल है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में हुई थी, सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जनवरी 2016 में हुई थी, यहाँ फरवरी लिखा है। इतना ऐसे मंथ वाइज दिया नहीं जाता एग्जाम में, केवल ईयर दे दिया जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ईयर याद रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में शुरू हुई थी, इसलिए चौथा वाला गलत है, ऑप्शन डी। सुमेलित नहीं है आगामी खेल प्रतियोगिता और देश के नाम लिखे हुए हैं। महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? ये होगा स्पेन और न्यूजीलैंड में, तो ये वाला गलत है पहला वाला। महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? स्पेन और न्यूजीलैंड में। फिर है एशियाई खेल 2022 कहाँ होंगे? चीन में। महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो बाकी सभी सही हैं। फिर से देख लीजिए, महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? स्पेन और न्यूजीलैंड में। पुरुष हॉकी विश्व कप इस बार कहाँ होना है? भारत में। और ये जो एशियाई खेल हैं ये चीन में होंगे 2022 में। महिला एक दिवसीय क्रिकेट कहाँ होगा 2022 वाला? न्यूजीलैंड में। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समर्थित चर्चित कोवाक्स कार्यक्रम के तहत कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कोवाक्स कार्यक्रम के तहत घाना को सबसे पहले वैक्सीन मिली है, घाना को। हाल ही में चर्चित अस्मी क्या है? अस्मी एक तरह की पिस्तौल है। इसे किसने बनाया है? DRDO ने, और इसका नाम दिया गया है अस्मी। 2011 की जनगणना के अनुसार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 927 रहा, तो ये गलत है। शिशु लिंगानुपात जो भारत का था इस बार वो था 919। अगर टोटल लिंगानुपात की बात करें तो वो था 943। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का है 912, और शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? 902। तो याद रखिएगा, देश की बात करें तो टोटल लिंगानुपात 943 है, शिशु वाला 919 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल लिंगानुपात है 912, अगर शिशुओं की बात करें तो 902।
दूसरा कथन क्या लिखा है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 912 है। तो शिशु वाला तो 902 है, तो इसलिए गलत है दूसरा वाला भी। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पंजाब रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है दिल्ली। यहाँ तीनों असत्य हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा सत्य नहीं ये पूछा है, तो तीनों सत्य नहीं है, ऑप्शन डी। 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस दशक में हुई थी, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 1961 से 71 के बीच में हुई थी। 61 से 71 के बीच में 24.80%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, केरल में। फिर है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक जनजातीय जो जनसंख्या है वो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, ये गलत है। फिर है सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है गोवा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, बी इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, रुमाना सिन्हा सैगल को, ही सही है। व्हिटले पुरस्कार 2021 नुक्लू फोम को मिला है, नुक्कू फोम को, ही सही है। विश्व खाद्य पुरस्कार, इसमें लिखा है मारिया रेसा, लेकिन ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को, शकुंतला हरक सिंह को प्रदान किया गया है, तो ये वाला गलत होगा। प्लिट्जर पुरस्कार किसे मिला है, एनी लेकेंसर को, ये सही है, एनी लेकेंसन को प्लिट्जर मिला है, सही है। मई 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो ये मिला है राफेल नडाल को, राफेल नडाल को। मई 2021 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस नौसेना पोत को सेवा मुक्त किया गया, तो ये आईएनएस राजपूत को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मई 2021 में आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। किसकी थीम थी, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की थीम थी, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, इसका आयोजन हुआ था रोम, इटली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अप्रैल 2021 में विश्व महासागर में, हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये यूएसए में किया गया। हिंद महासागर में यूएसए के द्वारा, यूएसए की नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला साइकिल रेसिंग ट्रैक वेलोड्रोम बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो साइकिल ट्रैक वेलोड्रोम कहाँ बनेगा, लखनऊ में, ऑप्शन सी। और लखनऊ के कहाँ पे बनेगा ये, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कैंपस में। हाल ही में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये बनेगा वाराणसी में, स्काई वॉक 80 मीटर ऊंचा बनेगा ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये ललितपुर से प्राप्त हुई है। चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति ललितपुर जिले से मिली है। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई, तो की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसकी शुरुआत, वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत। लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो हर साल भाला फेंक दिवस होगा 7 अगस्त को, 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, यूपी के हों या फिर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस आरओ यारो यूपीएसआई। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।